हे गाइस, दिस इज कॉफ़ी एंड यू आर वाचिंग द कॉफ़ी टॉक शो। आज के हमारे जो गेस्ट है वो मेरे बहुत पुराने दोस्त भी है और हमने एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट भी किया था जहाँ पे हमें कंटेस्टेंट भी थे। तो जानेंगे उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। सो लेट्स चेक इट आउट। तो गाइस, हमारे गेस्ट आ गए हैं, तो मिलते हैं मिस्टर कौस्तुभ से। तो पहले तो मुझे बताइए कौस्तुभ, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यू आर टेकिंग अ ग्रेट इनिशिएटिव बिकॉज कैसे कि आर्टिस्ट लोगों का लाइफ दिखाना और उनसे बातें करना बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपने डांस में एंटर कैसे किया और आपको कितने साल हुए और कैसी जर्नी रही आपकी? अभी तो मेरा 12वां साल चालू है। पहले मैं जब कॉलेज में थे तो हम लोग करते थे, बट आई वॉज नॉट डूइंग प्रोफेशनली। बट उसके बाद जैसे जैसे हमने एक शो आया, हमने एकेडमी ज्वाइन की थी। बट देन उनका एक शो आया था, देन ही कॉल्ड मी कि उन्होंने मुझे बोला कि शो है, करेगा क्या, क्योंकि तू यू आर अ नाइस डांसर। तो मैंने बोला ठीक है, करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो उसके बाद फिर जैसे उनसे क्या शो किया, देन आई स्टार्टेड टीचिंग देयर। फिर उसके बाद फिर चालू हो गया एंड देन फिर बाद में फिर शोज़ वगैरह, रियलिटी शोज़ भी किए। तो वो हमने किया। उसके बाद फिर पूना, मुंबई काम किया। फिर उसके बाद फिर खुद का एकेडमी चालू किया नासिक में। क्या नाम से आपका एकेडमी? के स्टूडियो करके है गोल्ड जिम में। वहाँ पर फिर 3 साल हो गए मुझे खुद का चालू करते हुए। देन बीच में हमने 2 वर्कशॉप्स भी किए थे, सरोज खान और गणेश आचार्य जी का नासिक में। तो वो मैनेज्ड मैंने किया था पूरा। ये कौन से ईयर में हुआ था? ये 2016 एंड 17। 2016 नवंबर, 18 नवंबर और 2017 14 नवंबर का एक वर्कशॉप, 14 अप्रैल का एक वर्कशॉप था। तो विद इन 6 मंथ्स हमने वो 2 वर्कशॉप्स किए थे। तो सरोज खान जी से मेरे को आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि उनके साथ मिलने का चांस मिला। और गणेश आचार्य जी से उनका जो भी एक्सपीरियंस है, वो उनके हेड इंस्ट्रक्टर्स यहाँ पर आए थे नासिक में लोगों को सिखाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ कि वो करियर में मुझे वो दोनों से मिलने की मतलब बोला कि मैं आई मेट हर एंड आई मेट हिम। तो उनका जो नॉलेज है वो मुझे मिला। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट अबाउट इट। सो 12 साल से मैं काम कर रहा हूँ एंड स्टिल कंटिन्यूइंग माई वर्क। लेट्स सी अभी कितना जा सकते हैं। मैं और थोड़ा पास में जाना चाहता हूँ। जब आपको डांस कुछ भी नहीं पता था, तो आपके अंदर ऐसा कब आपको लगा कि हाँ यार, मुझे इस फील्ड में आना चाहिए, या ऐसा क्या इंसिडेंस हुआ कि आपने चूज़ किया कि हाँ मैं इसमें करियर करने वाला हूँ? एक्चुअली जब स्कूल, अब मैं और पीछे आता हूँ, स्कूल में जब गैदरिंग्स वगैरह होते थे वो टाइम पे हम लोग बहुत सारे मुझे बहुत ज़्यादा स्टेज फियर था कि मैं लोगों से बात करना, मैं ऐसा जब टीचर्स लोग पूछते थे कि हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन एनुअल गैदरिंग डांस, तो मैं कभी भी हाथ कभी खड़ा नहीं किया मैंने। तो वो ऐसा सिलेक्शन रैंडमली होता था, हाँ तू चल जो भी इंटरेस्टेड है। बट मैंने कभी नहीं किया। टीचर्स वांट्स टू इंसिस्ट मी कि अरे कर, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 2nd स्टैंडर्ड में मैंने किया था, लेकिन वो सिर्फ मैं ऐसा खड़ा था। इट वॉज अ गणपति वंदना डांस एंड आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग, बट देन ऑल्सो आई वॉज शिवरिंग कि नहीं हो रहा है। बट देन उसके बाद फिर मैंने कभी नहीं किया। देन 8th स्टैंडर्ड में आई वॉज डूइंग अ ड्रामा विथ माई सीनियर। 9th स्टैंडर्ड का आई वॉज इन 8 और मेरा साइमल्टेनियसली एक डांस चालू था। जब 8th स्टैंडर्ड जो मेरे बैचमेट्स वो लोग करने वाले थे, तो मैं दोनों प्रैक्टिस में जाता था देखने के लिए। तो प्रैक्टिस में ड्रामा का करता था, यहाँ पर भी करता था, वहाँ पर भी करता था। देन आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक ओके आई कैन डू डांस। लाइक इकबल का जीना सॉन्ग था वो टाइम पर, दैट इज़ माई फर्स्ट सॉन्ग और बहुत सारे लोगों का फर्स्ट सॉन्ग है वो स्टेज पर परफॉर्म करने का। तो मैंने वो किया एंड देन आई स्टार्टेड लाइक ओके आई कैन डू इट। देन 9th में वापस कोई कहता रहे, वो भी किया। देन 10th में तो हमको परमिशन नहीं था हमको करने का। देन वही डांस फॉर्म में फर्स्ट ईयर तक वही करता रहा, एक ही डांस कोई कहता रहे, वही मुझे याद था तो वो मैं करता रहा। देन जैसे मैं कॉलेजेस में चालू हुआ, देन 2nd ईयर में फिर धूम आया था। देन आई कॉपी दैट थिंग एंड आई टॉट एवरीवन ऑफ माई बैचमेट जो भी थे मेरे क्लास में। पायनियर्स एकेडमी करके है, उनके यहाँ क्लासेस होते थे, एनुअल गैदरिंग्स होते थे, तो वहाँ पर हमने परफॉर्म किया 1st ईयर 2nd ईयर। देन उसके बाद फिर मैंने प्रोफेशनली ज्वाइन किया। वो भी कैसा हुआ कि आज मेरा इतना फिनेंशियली मैं आई वॉज नॉट स्ट्रांग और मॉम मेरी पूरी अगेंस्ट थी इसके कि बिकॉज आई एम इनटू ब्राह्मण फैमिली, जो टिपिकल ब्राह्मण फैमिली होता है, मराठी टिपिकल ब्राह्मण फैमिली। तो उसका वो जो अप्रोच होता है कि नहीं यू हैव टू डू अ जॉब। मैं पुणे भी गया था, आई डिड अ जॉब बट मैं कुछ नहीं हुआ। उसके पहले का बोल रहा हूँ। फिर मैंने एक ऐसे ही रैंडमली, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने पुणे में भी जॉब किया, तो डांस स्टार्ट होने के बाद बीच में किया या डांस के पहले? वही बोल रहा हूँ, जैसे डांस चालू हुआ फिर लाइक मैं जैसे प्रोफेशनली चालू किया, देन मैंने एक वर्कशॉप लिया था ऐसे ही, जस्ट 10 लोगों का वर्कशॉप था, 200 रुपये फीस था उसका। देन आई गॉट 2000 रुपीज़ फ्रॉम इट। तो इट वॉज माई फर्स्ट इनकम विद द डांस।
₹2000 था. एंड देन मैंने ₹500 भर के एक वर्कशॉप किया अकेडमी में. एंड देन उन्होंने सिखाता थे. आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड. देन समबडी सॉ मी लाइक अरे ये बंदा अच्छा कर रहा है, इसको सेंटर में लो. लड़की के सॉन्ग में जो लावनी था, हिचकी गाना है, टान टान, वो कौन सा है, कभी कभी वो है, कोई तो हिचकी सॉन्ग है, उसका सॉन्ग में आई वॉज इन सेंटर. मतलब लड़की के सॉन्ग में मैं सेंटर में था वो टाइम पर. तो दैट टाइम आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस, ओके आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ. तो 2 सॉन्ग्स किए थे. उसके बाद फिर मैंने प्रोफेशनली उनके साथ कंटिन्यू किया. देन शोज़ वो किए, मोर देन 100 के ऊपर शोज़ किए मैंने उनके साथ. फिर उसके बाद फिर सिखाने लगा. देन आई गॉट एन कॉन्फिडेंस, ओके आई कैन डू इट. नहीं तो मेरे मराठी के वांदे थे लोगों के साथ बात करने. तो दैट पर्सन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ में, क्योंकि उनकी वजह से मेरा एक टर्निंग पॉइंट होता है एक लाइफ का. वो टर्निंग पॉइंट मुझे डांस के थ्रू मिला. एंड इट वॉज बोलते ना कि माइलस्टोन अचीव किया था वो टाइम. उसके बाद फिर मैंने डांस छोड़ के आई वेंट टू पुणे. क्योंकि बहन मेरी उधर गई थी और मॉम वॉज अगेंस्ट. डैड का ये नॉर्मल था. बट देन मैं वहाँ पर जाके SDF से मैं जॉब भी किया. 6 to 7 months किया होगा मैंने. बट देन ऑल्सो मैं ऐसा आई यूज टू डिलीवर अ फाइल एंड ऑल. तो ऐसा स्केच करके उसको देता था. देन हेडफोन्स लगा के काम करता था कंप्यूटर पर. गाइस मैं आपको बता दूं, एक डांसर की खासियत होती है, अगर डांसर कहीं पे भी जाता है ना, उसका डांस ज़िंदगी भर नहीं निकल सकता, क्योंकि वो जहाँ पे भी जाएगा, वो कुछ भी काम करेगा, वो उसके अंदर डांस आएगा ही आएगा. सो यार अमेजिंग स्टोरी. तो उसके बाद फिर वो लोग मुझे बोलते थे व्हाट यू आर डूइंग हियर. तो मैंने बोला यार नहीं यार, मेरा जो हो गया. एंड आई वाज ट्राइंग फॉर MBA आल्सो. सो गलती से आप उधर चले गए. हाँ, मतलब वो हो गया. मतलब फैमिली बोल रही थी कि जॉब कर, तो मैं वहाँ पर गया. देन MBA का प्रिपरेशन भी चालू था, लेकिन डांस की वजह से नहीं हो पा रहा था मेरा माइंड. आई एम नॉट गुड इन स्टडीज़. तो वो जैसे मेरा हो गया. देन 8 महीने के बाद आई लेफ्ट दैट जॉब कि नहीं करने का मेरे को. एंड देन आई केम बैक टू नासिक. एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग MBA एंट्रेंस. डांस में अभी तो कुछ होने नहीं वाला मेरा. तो मैंने MBA का एंट्रेंस दिया. एंड मीनवाइल जो हमने शो किया था खलास डांस एकस चांस, उसका ऑडिशन आया था नासिक में. तो मैं सेकेंड डे आई वॉज लिविंग लाइक मैं निकल रहा हूँ एडमिशन के लिए, पूना निकल रहा हूँ. एंड देन उसके पहले कि ओके चलो ऑडिशन दे देते हैं. देन ऑडिशन दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड. वो आप भी थे उसमें. तो वो सिलेक्शन हो गया. नासिक से 3 जो थे, 1 2 और एक लड़की थी. तो हमने सिलेक्शन किया. एंड देन मम्मी को बोला नहीं था मैंने कि आई एम गिविंग द ऑडिशन. कि फिर मेरा जैसे सिलेक्शन हो गया, देन आई टोल्ड हर कि मैं दैट टाइम आई वॉज इन पुणे. मतलब MBA का लेक्चर चालू थे, उसमें फ़ोन आ रहे थे मुझे मुंबई से कि थर्ड राउंड नहीं है, तो आपको डायरेक्टली सिलेक्शन कर दिया है. तो मैं बोला कि ओके. तो फिर मैं नासिक आया वापस. देन बैग पैक करके वापस मुंबई. देन वो शो किया, 2 महीने उधर थे. एंड देन वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सीखने मिला है. यू ऑल्सो नो इट कि हम लोग कितना प्रैक्टिस करते थे. तो वहाँ पर पता चला कि एक्चुअल डांस क्या होता है, एक्चुअल थिंग क्या होती है. क्या होता है, यहाँ पर हम लोग ऑडिशंस के लिए सिखाते थे लोगों के लिए, बट हमने कभी ऑडिशन दिया नहीं था. दैट मेंटालिटी वॉज देयर कि नहीं अपन सिखा रहे हैं तो अपन क्यों देने का, वो एक रहता है. बट हमने दिया एंड वहाँ पर जाके पता चला कि यार वी आर नथिंग. बेसिकली टेक्निकली जो चीज़ें वो आप वहाँ से सीखे. यस डेफिनेटली. वहाँ पर जो टेक्निकली जो सिद्धेश ने हमको सिखाए थे, वृषाली मयूरेश वो लोग थे DID के, उन्होंने जो सिखाया. और वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स थे महेश पुजारी, श्रीकांत आयरे, फिर साहिल, वो लोग ने, राहुल पॉल, वो सब थे वहाँ पर. उन्होंने हमको जो सिखाया वो हमने अभी तक हम लोग उसको एडमायर कर रहे. और वही जो नॉलेज हमको मिली थी, देन आई थिंक कि यहाँ पर आके हम लोग करेंगे. देन पूना में भी काफ़ी सारे शोज़ किए फिर मैंने. देन आई वेंट टू मुंबई फॉर 1 year. देन ऑन स्क्रीन कोरियोग्राफर का एक रियलिटी शो भी किया, मूवी भी किया एक, तुझी माझी लव स्टोरी करके, मराठी, श्रुति मराठी के साथ. उसके बाद फिर ढोलकीच्या तालावर आशीष पाटिल ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी कि ओके लेट्स डू इट गेस्ट अपीयरेंस. तो मैंने वो जो विनर थी उसके साथ मैंने गेस्ट अपीयरेंस दिया था. देन मॅड म्हणजे असल डांसर ETV मराठी पे था, अभी जो कलर्स मराठी है उस पर मैंने ऑन स्क्रीन कोरियोग्राफर करके, वो भी आशीष ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी. तो वो भी किया हमने. तो एक अपेक्षा एक के साथ सर के साथ गया था हमारे, वो भी किया है. तो वो सब चीज़ों की वजह से जैसे हमने एक बार रियलिटी शो में घुसे और फिर जो नॉलेज हमको मिला वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी तक. कि
स्टूडेंट्स को यहाँ पर भी क्या होता है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे एकेडमीज देखे हैं मैंने कि जिनको इतना सब पता होता है एंड दे स्टार्ट अ डांस एकेडमी, नॉलेज नहीं होता है कुछ भी, हमें भी नहीं है, स्टिल वी आर लर्निंग। हम लोग अभी भी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत पहुँच गए, ऐसा बहुत, वी आर ग्रेट डांसर, हम लोग को बहुत अच्छा आता है, बट हम लोग वैसे नहीं, हम लोग स्टिल सीख रहे हैं। कोई भी अगर जब बच्चा भी अगर अच्छा स्टेप कर रहा है एंड देन आई केम टू नो कि यार ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, ये एज में अगर ये किया, ऐसा सीखा है, देन ये कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हम लोग एडमायर कर रहे हैं और वो सब एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाला अगर सपोज सचिन है, आई नो सचिन इज़ अ वेरी गुड कंटेम्प्रेरी डांसर, मैंने उसके परफॉर्मेंसेस देखे, कुछ परफॉर्मेंस थे तो आई वॉज अ फैन ऑफ हिम, लाइक जो बाबा का किया था, राइट वो बाबा का जो किया था, इट वाज मतलब गूज़बम्प वाला एपिसोड था वो, तीनों परफॉर्मेंसेस अच्छे, फिर एलिमिनेशन राउंड, वो सब चीज़ें हुई थी। तो ये होता है कि उसको परफॉर्म जो अच्छा कर रहा है उसको हम लोग एडमायर करते हैं, ये हम लोग अभी कर रहे हैं एंड स्टिल वी आर डूइंग इट, और हम लोग सीख के हम लोग सिखा भी रहे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाया, बहुत सारे वर्कशॉप्स भी किए अभी, और स्टिल अभी कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा है, बट आगे भी हम लोग करने की हमारी कोशिश है। सो गाइज आप देख सकते हो, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी की कि आदमी ने कितने भी शोज़ किए हो या वो कितना भी बड़ा डांसर क्यों ना हो या कितने भी साल कर रहा हो, बट उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो कभी बंद नहीं होता है, वो ज़िंदगी भर मरते दम तक वो सीखते ही रहता है। तो आई थिंक यही चीज़ है जो एक आर्टिस्ट को आगे लेके जाता है। और यार जर्नी तो बहुत बड़ी है आपकी, और बहुत अच्छे तरह से आपने लोगों के साथ अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के साथ शोज़ किए, रियलिटी शोज़ किए। तो ये जब हो रहा था तो आपके मॉम डैड तो अगेंस्ट थे, मॉम अगेंस्ट थे एक्चुअली, तो आपने किस तरह कन्विंस किया अपने फैमिली को कि यार प्लीज़ अभी इतना हो रहा है तो यार मुझे करने दो, ऐसा कुछ क्या हुआ इंसिडेंट्स? हम लोग जब शो में थे तो वो टाइम पे मैंने ब्लाइंड फोल्ड किया था मॉम के ऊपर, वो थीम था उस शो में। आई थिंक मॉम डैड भी थे शायद से, थे, तो मैंने उनको बुला लिया था कि आप शो में आओ, कुछ तो भी है आपका, आपके लिए कुछ है स्पेशल, तो आप आना। और फिर मम्मी आई थी, मम्मी डैडी बहन भी थी, मेरी मौसी भी थी, और वो टाइम पे वो लोग ऑडियंस में थे एंड देन आई डिड दैट परफॉर्मेंस मनोधन वारे से मम्मी पर किया था। वो अभी तक बहुत सारे लोग मुझे अभी भी फ़ोन करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर दैट परफॉर्मेंस जिसमें कौस्तुभ ने परफॉर्म किया था, और जब उन्होंने परफॉर्म करते टाइम मेरे आँख से आंसू आ गए थे। सो लाइक एक जो होता है कि इन्होंने जब परफॉर्म किया था वो पूरा ही ब्लाइंड फोल्ड पे था, कुछ भी नहीं दिख रहा था स्टेज पे, कहीं पे भी कहाँ से भी गिर सकता था आदमी। सो इतना रिस्की परफॉर्मेंस किया था, आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था। राइट, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा, अभी तक वो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है। और फिर वो टाइम पे फिर मम्मी, जब मैंने ट्रिब्यूट दिया उसको, और सिद्धेश ने मुझे पूछा था कि यार ये ऐसा थीम है, तू करेगा क्या? तो मैंने बोला कि भाई मैं करने वाला हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे माइंड में कुछ था कि मम्मी को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है और डांस में मैं कुछ कर सकता हूँ। तो जैसे रियलिटी शो सिलेक्ट हो गया, देन शी वॉज वेरी हैप्पी कि ऑब्वियसली मेरा बेटा अभी टीवी पे दिखने वाला है, तो वो लोग सब रहते हैं। बट स्टिल बैक ऑफ द माइंड वो कुछ पॉइंट था कि नहीं, डांस में कुछ होने वाला नहीं, शो के बाद कुछ करने ला, क्योंकि MBA का एडमिशन हो गया था मेरा, एंड आई डिड MBA फॉर हर, कि उन्होंने मुझे बोला कि, और मेरा एक भाई है वो वहाँ पर HOD था, तो उसके हेल्प की वजह से मेरा एडमिशन हो गया वहाँ पर। एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग देयर। बस खलास के 2 महीने हम लोग उधर ही थे, और देन आफ्टर दैट व्हेन आई केम बैक, 8 दिन में मेरा सेमेस्टर था, तो 8 दिन में पूरा कवर किया, एंड देन मैंने ऑल क्लियर किया वो सब चीज़ें। बहुत सारे लोगों के बैक थे जो लोग कंटिन्यू थे, बट वो परफॉर्मेंस जो था, वो परफॉर्मेंस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि वहाँ पर मम्मी को ट्रिब्यूट देना बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने करियर में, कि जो वो चाहते हैं, वो जो लाइक करते हैं, उसके थ्रू ट्रिब्यूट देना, इट्स वेरी लाइक बोलते हैं, बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड सिद्धेश भाई ने मुझे जो अपॉर्चुनिटी दिया, उसके ऊपर मैं खरा उतरा, और एवरीबडी वॉज क्राइंग, और डायरेक्टर साहब वो अगर सब आए थे मेरे पास, वो हक किया, सब लोग, एवरीबडी वॉज क्राइंग। आनंद करके था, तो उसने मुझे बोला कि यार तेरे वजह से मेरे मम्मी को मैंने जो ट्रीट करता हूँ उसमें मेरे को रिग्रेट हुआ। ये बड़ी कॉम्प्लीमेंट होती है, छोटी छोटी चीज़ें, बट मेरे लिए बहुत बड़ी थी। सब लोग आए, हक किया। देन भूषण ने जब मुझे हक किया था, दैट टाइम आई क्राइड। पहले मेरे को इतना नहीं हो रहा था, जब मम्मी मुझे बोली कि, एंड फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मेरे डैड ने मुझे बोला था ऑन स्क्रीन कि आई एम प्राउड ऑफ यू, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सो दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई लाइक कन्विंस करने के 10% में कन्विंस कर चुका था पेरेंट को कि ओके यू कैन डू इट, ऐसा। सो आफ्टर रियलिटी शो जब उन्होंने परफॉर्मेंस किए, मम्मी को ट्रिब्यूट किया, उसके बाद मॉम डैड कन्विंस हो गए, और आई थिंक वहाँ से आपको सपोर्ट मिल गया। एक डांसर होता है,
बट कभी कभी वो डांस जब करता है तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि एक डांसर को एक पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है? नहीं, पढ़ाई तो है इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कैसे होता है कि पढ़ाई आप करोगे तो आपका कम्युनिकेशन जो है, जैसे मैंने एमबीए किया, इसलिए मेरा कम्युनिकेशन और मेरा स्टेज लेवल और बढ़ने लगा कि माइक पे मैं बोल नहीं पाता था पहले, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग एमबीए के में जाते हैं तो वो स्टेज पे डायरेक्टली खड़ा कर देते हैं आप लोगों को कि यू हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन। तो वो टाइम पे माइक पे बात करना एंड इंग्लिश में, तो मराठी के वांदे थे मेरे, बट बाद में फिर हिंदी कॉन्फिडेंस आया सिखाते सिखाते। देन लेटर ऑन एमबीए में जब गया, देन इंग्लिश का थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ऐसा नहीं कि अभी हम लोग मारवाड़ी संगीत वगैरह वेडिंग्स में भी हम लोग करते हैं, मारवाड़ी करते हैं, बट थोड़ा थोड़ा हम लोग उनके साथ अगर मारवाड़ी में कुछ वर्ड्स अगर हमने बोला ना तो उनको लगता है अरे ये तो अपना इंसान है। तो अगर आपने कुछ इंग्लिश में बात करे, कोई फॉरेनर आया उसके साथ हम लोग मैंने बहुत सारे फॉरेनर्स को सिखाया है, ऑनलाइन सिखा रहा था यूएस के लोगों को अभी कोविड के टाइम पर। बट उसके बाद फिर एक संगीत में पूरी फॉरेनर यूएस के लोग थे, फिर टर्की के लोग थे, उनको मैंने सिखाया था, अफगानी एक सिखाया बंदे को। मेरे ना गरबा के वर्कशॉप में पूरा ओवरसीज का क्राउड आ गया था, एक रोटरी का उनका कल्चर एक्सचेंज का एक प्रोग्राम होता है। दे अप्रोच्ड मी एंड देन आई टॉट देम। ये मतलब वो उनको बहुत पसंद आया, वो कि उनको अपना ये कल्चर जो है उनको बहुत पसंद है, जैसे हमको उनका है। बट अपना कल्चर इतना बढ़िया है, इतने सारे लैंग्वेजेस है, आपने वो करना चाहिए। तो आप जैसे सीखोगे, सीखते रहोगे, अगर सीखने का अप्रोच है देन ओनली यू कैन डू इट, अदरवाइज यू वोंट। अगर आपने समझ लिया कि मेरे को सब आ रहा है देन आप वहाँ पर स्टॉप हो जाते हो, ये मेरा कहना है। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉलेज, बाकी का नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है। और आप लोग अगर पढ़ाई करते हो और सीखना है, सीख रहे हो, अगर इफ़ यू हैव देखो और एक चीज़ है, बैकअप प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू अ करियर, व्हेन यू डू अ थिंग लाइक आप जॉब भी कर रहे हो तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। ये मैंने अभी कोविड में सीखा, क्योंकि वो टाइम पे मुझे डांस में इतना काम मिल रहा था, इतने हमने शोज़ किए, इतने वेडिंग्स कर रहे थे, तो वो टाइम पे क्या है, सेकेंड इनकम के बारे में सोचा ही नहीं हमने कि तो ठीक है हो रहा है, टाइम से हो जाएगा। बट जैसे कोविड आया देन इमीडिएटली वो पूरा स्टॉप हो गया। लाइक सारे आर्टिस्ट को मतलब पूरा आर्टिस्ट लाइफ, मतलब जो आर्टिस्ट का जो करियर है वो पूरा ठप हो गया है। अभी भी रिसेंटली भी कुछ नहीं हो रहा है, बट द थिंग, जो बजट में हम लोग काम करते थे उससे हाफ बजट में हम लोग को काम करने पड़ रहा है ऑब्वियसली। बट द थिंग कि बाद में फिर मुझे पता चला कि ओ ये तो कुछ तो भी गफला हो गया। एंड अगर कुछ सेकंड इनकम के बारे में अगर सोचते थे तो वो टाइम पर ये चीज़ नहीं आती थी। बट हमने कुछ गलत किया नहीं, तो भगवान की ग्रेस थी और स्टिल वी आर सर्वाइविंग। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत बड़े कुछ काम कर रहे हैं, बट वी आर डूइंग आवर बेस्ट। और अच्छा है कि हम हमारा काम पसंद कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड है। वो साइमल्टेनियस मैंने वही किया है, जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म किया है मैंने एमबीए किया, आई एम एमबीए पर्सन, बट देन टू आई एम डूइंग समथिंग इन डांस। तो वो डांस में करना और पढ़ाई करना साइमल्टेनियसली अगर आप मैनेज कर सकते हो, यू कैन डू इट, आराम से कर सकते हो। मैंने किया तो आप लोग भी कर, मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है गाइज कि दोनों जो चीज़ें हैं बैलेंस करके इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो दोनों फील्ड जो है वो संभाली है। और उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि डांस के साथ एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए जो अपने फ्यूचर को एक सपोर्ट कर सके। मोस्टली क्या होता है कि हर पेरेंट्स का एक ड्रीम होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एक रियलिटी शो में सिलेक्ट हो। तो आपको क्या लगता है कि उसमें क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए और पेरेंट्स का क्या सपोर्ट होना चाहिए? देखो पहले बहुत इजी था, मतलब क्या होता है, हम लोग ऑडिशंस देते थे, इफ़ यू हैव अ टैलेंट देन आपको ऑब्वियसली आप सिलेक्ट होने वाले हो। क्योंकि हमने बहुत सारी लाइंस में खड़े हुए ऑडिशंस के, जैसे डांस महाराष्ट्र डांस था, उसके बाद फिर खलास में हम लोग गए, फिर उसके बाद डीआईडी में बहुत सारे ऑडिशंस दिए हैं। बट वो कैसा कि वो टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, वो टाइम पे बहुत ज़्यादा टैलेंट को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी था वो टाइम पर। और वो देखते थे वैसा टैलेंट है बंदे में तो इसको आगे लेके जाओ, इसको आगे लेके जाओ। बट नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब अभी क्या हो रहा है कि वो लोग देखते हैं कि ओके इसके पास टैलेंट है, टैलेंट तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए कुछ भी करके, बट बाकी चीज़ें भी उसके साथ मैटर करने लगी है। जैसे आपका स्टोरी लाइन कुछ है क्या, उसके बाद फिर आपका मेहनत कितना है, आप कितना बात करते हो, वो सब चीज़ें। अगर आप टीवी के वजह से क्या हो गया कि पेरेंट्स जो है वो लोग बहुत ज़्यादा हो गए कि मेरा बच्चा इतना सा भी डांस करता हो, मेरा बच्चे ने रियलिटी शो करना चाहिए। बट मेरा ऐसा कहना है कि उसको प्रॉपरली सिखाओ, सिखाने के बाद उसको बात करने का ढंग सुनाओ।
कि भाई एग्जैक्टली बाबा तेरे को क्या करके वहाँ पर जाके बात करना है। मैंने खुद देखा है, ऑडिशन में गया था मैं मैड के, वो टाइम पे बच्चे को सिखा रहे थे कि ऐसा बोलना कि मैं तू गरीब है, फिर उसके बाद फिर तेरे पास मेरी मम्मी डैडी मेरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, बट देन टू आई एम डूइंग इट। तो ये सब चीज़ें गलत है, मैं ऐसा सोचता हूँ। अगर आपके बच्चे में टैलेंट है देन डेफिनेटली भेजो, अगर उसके यहाँ पर लिखा है तो वो डेफिनेटली होगा। हमारा एक ड्रीम था मेरा कि जैसे मैंने डांस चालू किया यार, एक तो भी रियलिटी शो करने का है, मतलब एक किया ना, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं, टीवी पे आने का है, बट हमने वो मेहनत ली। यू ऑल्सो नो कि हम लोग स्टैंड बाय में थे पहले, यू ऑल्सो नो कि हम लोग स्टैंड बाय में थे, बट आई थिंक मुझे अभी भी याद है जब हम दोनों एक शो में थे तो आई थिंक 2 या 3 घंटे ही नींद मिलती थी और बहुत टफ था उस टाइम पे। कम दिन में बहुत सारे शूट्स होते थे, 4 शूट्स होते थे, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था, बहुत डिफिकल्ट था। तो आपको वही है कि आपको पहले टैलेंट को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। टैलेंट आप में है देन ओनली यू कैन डू इट, अदरवाइज अगर मेरे पास टैलेंट नहीं है तो मैं सीरियसली मैं जाता नहीं हूँ उधर। कि अभी मेरा ये है कि बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे डांस प्लस में जाना है या इंडस बेस्ट डांसर चालू है, महाराष्ट्र बेस्ट डांसर चालू है, वहाँ पर अभी इतना लेवल बढ़ गया है, इतना लेवल बढ़ गया है कि बाकी लोग जो है वो जो अपन लोग थे तो वैसा नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा अपन ने बहुत अच्छा हुआ कि अपना पहले रियलिटी शो हो गया। जो अभी जजेस भी है वही डांस प्लस के धर्मेश लोग सब ऐसा बोलते हैं कि अरे बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग का पहले ही हो चुका है, पहले ही हमारा हो चुका है, क्योंकि ये लेवल देख के हम लोग को अरे बाप रे इतना लेवल बढ़ गया। एंड ये लेवल अगर आपको रीच करना है देन यू हैव टू डू अ प्रैक्टिस। आपको वहाँ पर इतना डाल, क्योंकि जो डांस प्लस का विनर रुपेश, ही वॉज इन देयर विथ मी, मैड में तो था मेरे साथ, मैड मंजासल डांसर में, ही वॉज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, बट वो सिलेक्ट नहीं हुआ था। उसके साथ मैंने एक अपेक्षा एक में बैक डांसिंग किया है, ये भी मैं बोलता हूँ। रुपेश का स्ट्रगल बोलता हूँ मैं, तो वो बंदे ने इतना, उसने वो पढ़ाई वगैरह सब छोड़ दिया, उसकी मम्मी मुंबई यूनिवर्सिटी की वॉचमैन है, लेकिन देन टू उन्होंने कभी उसको ऐसा दिखाया नहीं कि भाई तू कर, तेरे को जो करना है तू कर, पर ही डिड दैट प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस कर। उसके वीडियोस हम लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे सब जगह देखते थे। तो मैं उसको बोला कि तू दे, और वो एवरी ऑडिशन दिया है उसने, डांस प्लस का एवरी DID का ऑडिशन दिया है, DID लिटिल मास्टर्स में भी थे वो लोग ऑडिशन देने के लिए। तो उसका जो मेहनत है, वो मेहनत 10 साल 7 साल 8 साल कुछ तो भी मेहनत करके देन वो डांस प्लस में सिलेक्शन हुआ एंड देन ही बिकेम द विनर। तो वो जो मेहनत ली उसने, इसके लिए आपको डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 चीज़ें रियलिटी शो के लिए, ये चीज़ें ज़रूरी है, 5 ऐसी चीज़ें। देखो, एक तो आपके पास टैलेंट होना चाहिए, कौन सा भी रियलिटी शो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, लेकिन नेक्स्ट लेवल का टैलेंट होना चाहिए कि आप में कुछ तो भी यूनिक चीज़ें, आई थिंक अपडेट होना चाहिए। ऑब्वियसली अभी जो रिसेंट चीज़ें हो रही है तो वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। देन सेकेंड थिंग, आपको डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस आपका हार्डवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आपने एक भी स्टेप सिखा रहे आपको तो वो आपने 100 बार करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। म्यूज़िक का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अगर आप रियलिटी शो में जा रहे हो तो अगर आपके पास म्यूज़िक का सेंस नहीं है, लिसनिंग पावर नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाते हो। एंड मेन थिंग, आपका प्रेजेंस वहाँ पर प्रेजेंट करना, कि आप लोग एग्जैक्टली अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वहाँ पर। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी ऑडिशंस में ऐसा हुआ है कि आप लोग आते हो, आपके अपीयरेंस की वजह से आप रिजेक्ट होते हो, बिकॉज ऑफ नॉट बिकॉज ऑफ योर टैलेंट। तो वो सब चीज़ें हैं। प्रेजेंस करना मतलब उसमें बातें करना है, अपना जो आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंट करते हो आप खुद, हाँ, कैमरे के सामने आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यही चीज़ हमारे खलास के डायरेक्टर ने भी सिखाए थे आपको। यू हैव ओनली 30 सेकंड, हमको ऐसा बोला था सेकंड राउंड में, यू हैव ओनली 30 सेकंड्स टू इम्प्रेस मी। तो ऑन द स्पॉट कुछ कोरियोग्राफी में चेंज करके फिर ऐसा धाड़ सर्कल मारे थे। तो इट वॉज अ फर्स्ट इंप्रेशन एंड देन वी गॉट सिलेक्टेड। तो ये सब चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, मैं अभी नेक्स्ट राउंड की तरफ जा रहा हूँ। कौस्तुभ से कुछ सवाल पूछूंगा और आपको उसका जवाब देना है। वो सवाल रहेगा डांसिंग से रिलेटेड। आर यू रेडी? चलो, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ABCD फर्स्ट में जो साइको सॉन्ग था, उसके अंदर 4 लेजेंड्स जो थे उन्होंने परफॉर्म किया था। ABCD 1 की बात कर रहा हूँ मैं, साइको सॉन्ग। तो उसके अंदर लास्ट में 4 लेजेंड्स आए थे जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर से, डायरेक्टर से। अभी तो उनके नाम बताइए। एक सरोज खान थे, एक रेमो डिसूजा थे, एक गणेश आचार्य थे, एक प्रभुदेवा थे। मैं आपको बता दूं गाइस, सही जवाब है एक्चुअली। सो मेरा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डांस प्लस सीजन 1 कौन से ईयर में आया था? डांस प्लस सीजन 1
सीजन 1, आपको ईयर बताना है बस। सीजन 5, अभी तो सीजन 5 आया था 2019 में। 2000 आई थिंक 2018 और 17 है, 2018 या 17 कुछ भी, 2018 या 17, आर यू श्योर? या 17 में भी 17 रहेगा। आई एम नॉट श्योर बिकॉज ज़्यादा वो टाइम पे फॉलो नहीं किया था, बट रिसेंटली मैंने फॉलो किया है रुपेश की वजह से, और धर्मेश के साथ हमने काम किया था इसलिए थोड़ा सा उनके लिए हमने देखा था, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत बढ़िया करते हो। तो मे बी आई थिंक 2017 और 18 कुछ भी ऐसा। तो आपका जवाब जो है पूरी तरीके से गलत है। 2015 में सीजन 1 आया था। तो हम थर्ड सवाल की तरफ जाते हैं। तो कोई भी 3 इंडियन डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस फॉर्म आपको बताने। भरतनाट्यम, कथक एंड कुचिपुड़ी। ओह दैट्स टोटली ग्रेट, बहुत अच्छे से जवाब दिया है। फिर इसके बाद मैं जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिद्धेश पाई डीआईडी शो में कहाँ तक पहुँचे थे? टॉप 3 में थे, 3rd नंबर पे आए थे वो। ओह दैट्स टोटली ग्रेट, ये आपका सही जवाब है। मैं आपको अभी 5th क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। श्रद्धा कपूर का एक सॉन्ग था सुन साथिया, तो उसके अंदर किसने किसने परफॉर्म किया था? ऐसे 3 लोग थे। धर्मेश, उसके बाद हमारा एक बहुत करीबी दोस्त था क्लास में, सुमित करके, सुमित, उसने भी परफॉर्म किया था। मैं उसको उसका नाम देना बहुत ज़रूरी है। और वरुण धवन तो है ही। फिर उसके बाद पुनीत थे, फिर वो तीनों तो मेन है। श्रद्धा कपूर के साथ धर्मेश, सुमित करके था अपना तो सुमित पेंडम, एंड पुनीत भी था उसमें। देन ये डीआईडी में फर्स्ट सीजन में थे वो, उनका नाम नहीं याद है, बट ठीक है 3 तो नाम बोल दिए मैंने। चलो ग्रेट। सो इसी तरह 5 सवालों के सही जवाब दिए। नेक्स्ट जो राउंड होने वाला है वो है रैपिड राउंड। इसके अंदर मैं एक फेमस डांसर का नाम बोलूँगा, तो उनके ऊपर अगर मूवी बनी तो वो उस मूवी का नाम क्या होगा ये पूछेंगे हम कौस्तुभ से, ठीक है? सो बहुत ही जल्दी आपको उसके जवाब देना है। सो पहला जो है मयूरेश वाडकर, मलखाम कुछ एरियल एक्ट वगैरह करते तो आयल थे, मलखाम किंग वगैरह कुछ ऐसा मूवी बना सकते हैं हम। ओके, शक्ति मोहन, नाम मूवी का नाम शक्ति मोहन, नृत्य शक्ति। ओके, नृत्य शक्ति जो उनका स्टूडियो है। ओके, रुशाली चौहान, लावनी क्वीन। तो वी कैन हैव अप्सरा मूवी, ऐसा नाम दे सकते हो उसको। पुनीत पाठक को क्या नाम दे सकते मूवी का? जीनियस, इन टर्म्स ऑफ थीम, इन टर्म्स ऑफ बट एक मूवी का नाम क्या हो सकता है उनके लाइफ के ऊपर अगर देखा जाए? मूवी का नाम जीनियस नहीं, ऐसा कुछ ऐसा माइंड में नहीं आ रहा, बट ही इज अ वेरी जीनियस पर्सन, तो इसलिए मैंने दिमाग में वैसा जीनियस द पुनीत पाठक ऐसा कुछ नहीं, तो जीनियस द डांसर ऐसा कुछ, ऐसा टैगलाइन दे दो, ऐसा मतलब जीनियस ऊपर करके, नहीं तो डांस ब्रैकेट में करके फिर जीनियस, ऐसा कुछ कर सकते हैं अपन, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो लास्ट ऑफ द लिस्ट कौस्तुभ जोशी इज मतलब मूवी नहीं बन सकते, बट आम इंसान जो प्रोग्रेस कर रहा है या कुछ ऐसा, कॉमन मैन विद द गोल्डन हार्ट, ऐसा कुछ कर सकते हैं। That's totally amazing answer guys। 10 क्वेश्चन में से आई थिंक 9 पॉइंट मिलते, एक कहीं ना कहीं मिस हो गया, बट बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने जवाब दिए हैं। आज के शो में जो एनर्जी है आई थिंक वो किसी अलग ही लेवल पे गई थी, और आई थिंक पुराने दोस्त थे तो बहुत ही मज़ा आता है। आपको पता है मेरे शो में आए, आपने इतनी सारी बातें की, लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कुछ सजेशंस दिए हमारे ऑडियंस को, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक कलाकार एक खुद में स्टार होता है, और मेरे शो में जो भी गेस्ट आते हैं उनका एक ऑटोग्राफ तो बनता है। तो आज हमारे शो के गेस्ट थे कौस्तुभ, तो उनका एक ऑटोग्राफ लेते हैं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए कलाकार के साथ और जानेंगे उनकी कहानी, उनकी जुबानी।